Okay, doctor, as far as the previous lecture was concerned, it was disturbed because of power cut, power failure. Still, मुझे अच्छे से ध्यान है कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कंप्लीट जो तीन कंसेप्ट हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इसमें पहले दो कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर है. Am I right? Yes, sir. Am I right, doctor? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट. यदि ओरिजिन ऑफ अर्थ, जैसे कि यूनिवर्स के बनने की बात कर रहे थे हम लोग, बिग बैंग की बात कर रहे थे, दैट वाज कंप्लीटली क्लियर. 4.5 बिलियन ईयर्स अगो कैसे बना होगा, क्या बना होगा, वो सब एक कुछ मिथ भी थे, कुछ एक्चुअल थियरीज भी थी, वो सब हमने देख ली. सेकेंड वाला पार्ट जो था, दैट वाज थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. वो ओरिजिन ऑफ लाइफ की यदि अपन बात करें तो उसमें भी बहुत सारे मिथ बताए गए थे. किसी ने मड से बताया, किसी ने अबायोजेनेटिकली बताया, किसी ने बायोजेनेटिकली बताया, बट हमने जो एक्सेप्ट किया था, दैट वाज व्हाट? Chemogenesis. Perfect. Theory of chemogenesis was proposed by Oparin and Haldane. Oparin and Haldane. ओपन हेल्डेन का मैंने चार्ट भी आपसे शेयर कर दिया था, वो भी समझ में आ गया था कि कैसे केमिकली कैसे ओरिजिनेट हुआ होगा, केमिकली कैसे ओरिजिनेट हुआ होगा, ये सब हम लोगों ने जान लिया था. परफेक्ट. ओके. Yes, उसके बाद बात आई बच्चों थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. तो उसके लिए पहले एविडेंसेस मैंने आपको बताया कि किन एविडेंसेस पर बेस्ड इवोल्यूशन होगा, इस बात का क्या प्रमाण है. तो मैंने आपको पैलेंटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड बहुत सारे एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, जिसमें मैंने एनालॉगस, होमोलॉगस, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, कैसे बहुत सारे डाइवर्जेंट यदि मिला दिए जाएं तो कन्वर्जेंट बन जाता है, ये भी हमने पढ़ा. एम आई राइट? yes, sir. Yes. यानी ये क्लियर हो गया हमें कि वो एक बहुत मेजर कंसेप्ट जो था, प्लेसेंटल मैमल्स और मार्सुपियल्स को यदि एक साथ स्टडी करते हैं तो इट वाज व्हाट? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट. और यदि दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं तो व्हाट इज इट? Divergent. और ये सवाल 100% नीट में पूछा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है. परफेक्ट. चलिए, तो आगे की यदि बात करते हैं तो मैंने आपको ये बताना था कि इन एविडेंसेस पर बेस्ड, उसमें एविडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था पेंगुइन, फ्लिपर, बोगेनवेलिया, लेपर्ड, ब्रेन, कार्डियक हार्ट, ये सारी चीजें मैंने, कॉर्डेट्स का हार्ट, वर्टिब्रेट्स का हार्ट, ये सारा चीज मैंने आपको बताया था कि वो पूछा ही जाएगा आपसे. उसके बाद उस एविडेंस में मुझे अभी ध्यान आया, मिलेनाइजेशन का भी एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था फ्रांस में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला. डू यू रिमेंबर दिस? सर ब्रिटेन में ना? फ्रांस का था? ब्रिटेन सर, यूके. सॉरी, इंग्लैंड का था. परफेक्ट. चलिए, तो अभी ये बात समझ में आ गई हमें कि वो इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन तो अपनी जगह सही है, बट इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा इसके लिए 3 एराज मैंने बताए, प्री डार्विनियन, डार्विनियन और पोस्ट डार्विनियन. यहां तक लिख लिया था हमने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने आपको बच्चों आज केवल थियोरिटिकल पार्ट बताना, और मैंने इसलिए क्लास बंद कर दी थी क्योंकि मैंने कहा बिना बोले तो नहीं समझ में आएगा और बात तो करनी पड़ेगी मुझे, है ना. इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कम्युनिकेशन ही मुझे आज करना होगा. सो अपना पेन पेंसिल भी शायद आपने बंद कर दिया तो चलेगा दोस्तों. बेसिक थियोरी पकड़ते हैं तो 3-4 पेजेस अपने कवर हो जाते हैं. पहली थियोरी थी, मैंने आपसे कहा, दैट वाज लेमार्किज्म. यानी मैं अब आपको क्या बता रहा हूं, ये बैक ऑफ द माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि थियरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, यानी कैसे एक प्रिमिटिव लाइफ से हाउ ब्यूटीफुल लाइफ कम इनटू एग्जिस्टेंस. डेफिनेटली मैं उसे भी ब्यूटीफुल कहूंगा, बट फॉर दैट टाइम वी द क्रिएचर आर ब्यूटीफुल फॉर दिस टाइम. तो डेफिनेटली एवरी एरा, एवरी पीरियड, एवरी डिकेड, ये कहीं ना कहीं एक एविडेंस, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है कि ये इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि डिसेंट्स विद डिसेंट मॉडिफिकेशन, एंसेस्टर्स में होने वाला खूबसूरत चेंज, इन शॉर्ट वी कॉल्ड इट एज इवोल्यूशन. तो वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इन थ्योरी पर बेस्ड हुआ होगा. लाइक प्री डार्विनियन के सबसे बड़े जिस साइंटिस्ट का नाम लिया जाता है, दैट इज जीन बैप्टिस्ट डे लेमार्क.
लेमार्क साहब ने अपने दो पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट नंबर वन ये था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, मतलब उन्होंने ये थ्योरी बताई, उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया कि बेस्ड ऑन दिस थ्योरी आई फाउंड कि इवोल्यूशन हुआ होगा। कैसे? जो प्रिमिटिव लाइफ रही होगी उसने अपने जिस पार्ट का, मैं भी ऑर्गन नहीं कहूंगा क्योंकि वो बहुत प्रिमिटिव लाइफ थी, वो छोटी सी सेल भी हो सकती है, उन्होंने अपने जिस पार्ट का ज्यादा बेटर इस्तेमाल किया होगा वो बेटर तरीके से इवॉल्व होता गया होगा, और विद द कोर्स ऑफ टाइम, विद द कोर्स ऑफ इवोल्यूशनरी टाइम, वो पर्टिकुलर पार्ट ज्यादा डेवलप हो गया और एक अच्छे खासे ऑर्गन की तरह डेवलप, और जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया वो धीरे 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 रिड्यूस होता गया और अल्टीमेटली तो इलिमिनेट भी हो गया। यस, दैट आई एग्री। क्या अग्री इस बात से हूं कि यदि मैं बात करूं हाई नेक ऑफ जिराफ, तो जिराफ की गर्दन शायद पहले इतनी ऊंची नहीं रही होगी, बट उसके हाई नेक के पीछे इन एवरी जनरेशन दे कंटिन्यूअसली कीप ऑन यूजिंग, वो कंटिन्यूअस यूज करते रहे। अपने कंटिन्यूअस यूज करने की वजह से वो हाई नेक हो गया। और ह्यूमन टेल की यदि मैं बात करूं तो ह्यूमन टेल कंटिन्यूअसली यूज ना होने की वजह से, यानी डिसयूज की वजह से रिड्यूस होती गई होगी और अल्टीमेटली खत्म हो गई होगी, ऐसा लेमार्क साहब का कहना है कि ये मेजर प्रेशर रहा होगा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो वो बहुत प्रिमिटिव लाइफ से स्टार्ट नहीं कर रहे थे, वो तो एप्स और मंकीज से भी यदि स्टार्ट करते तो भी थ्योरी परफेक्ट बैठती है कि द ऑर्गन व्हिच विल बी इन यूज विल ग्रेजुअली डेवलप and the organ which will not be in use will gradually reduce, and ultimately after few generations or after many generations it may be eliminated, वो खत्म ही हो जाएगा। like, हमें सपोर्ट तो ऐसा भी मिलता है, एविडेंस तो ऐसे भी मिलते हैं कि मैं अपनी ह्यूमन टेल की बात करूं या हाई नेक ऑफ जिराफ करूं या अभी पड़े हुए कुछ वेस्टिजियल पार्ट की बात करूं, एक्सटर्नल ईयर पिन दैट कैन नॉट बी मूवेबल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स that is not used now, that is not functional now. So there are so many as vestigial organs that represent or that are itself an evidence in support of Lamarckism. Do you agree with this? Yes. Yes. So, यानी ये बात तो समझ में आई कि यूज एंड डिसयूज की थ्योरी पर बेस्ड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ होगा। इसमें कुछ तो प्रमाण हमें मिलते हैं, कुछ एविडेंसेस हमें मिलते हैं। परफेक्ट, यस और नो? अब सेकेंड वेरिएबल बात करते हैं बच्चों। मैंने इसका यूज का एग्जांपल दे दिया हाई नेक ऑफ जिराफ और डिसयूज का एग्जांपल दे दिया ह्यूमन टेल। सेकेंड थ्योरी की बात करता हूं तो क्या हुआ कि यूज एंड डिसयूज को चैलेंज किया। यूज एंड डिसयूज को चैलेंज करने के पहले उसका दूसरा भी पोस्टुलेट बताऊं, लेमार्क साहब का सेकेंड पोस्टुलेट वाज, थोड़ा दिमाग में रखिएगा और नहीं चला पाए तो रफ में बस पोस्टुलेट लिख के रखिए। पहला पॉइंट था लेमार्क का यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। प्री डार्विनियन, राइट? और प्री डार्विनियन का पहला मैंने आपको बताया लेमार्किज्म, और दूसरा मैंने आपको बताया बीजमैन। Am I right? yes, sir. Yes. लेमार्किज्म के दो मैंने बताए, एक थ्योरी मैंने बता दिया आपको यूज एंड डिसयूज, और दूसरी बता रहा हूं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, यस। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट क्या कहता है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट कहता है कि जिस ऑर्गन का यूज एंड डिसयूज की आप बात कर रहे हैं, जो यूज होने से ग्रेजुअली डेवलप होता जा रहा है, जो डिसयूज होने से रिड्यूस होता जा रहा है, वही जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन भी हो रहा है। इस समय तक ये बहुत बड़ा एक इसका चैलेंज करने का नंबर आया, वो इसलिए आया दोस्तों क्योंकि साइंटिस्ट का मानना था, साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना ये था कि कैरेक्टर केवल दो टाइप के हो सकते हैं। कैरेक्टर केवल दो टाइप के हो सकते हैं। पहला कि या तो आप उसे इनहेरिटेबल कैरेक्टर कहें या तो आप उसे एक्वायर्ड कैरेक्टर कहें।
जो एक्वायर्ड होगा वो इनहेरिटेबल नहीं होगा, जो इनहेरिटेबल होगा वो एक्वायर्ड नहीं। और बात बिल्कुल ठीक भी थी। नाम में समझ में आ रहा है कि आप उसे एक्वायर्ड क्यों कह रहे थे। आप उसे एक्वायर्ड क्यों कह रहे थे? एक्वायर्ड इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो बर्थ के साथ नहीं आया था। वो बर्थ के साथ नहीं आया था। आपको उसको खुद को एक्वायर्ड करना था ड्यूरिंग योर लाइफ स्पैन। आपको इननेट यानी बर्थ से नहीं मिला था, वो आपने अचीव किया, वो आपने एक्वायर्ड किया। जो आपने एक्वायर्ड किया वो पास ऑन क्यों होगा? एक व्यू ये था साइंटिफिक कम्युनिटी। लेमार्क साहब ऐसा कह रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, जो मैंने एक्वायर्ड किया है वो मेरी जनरेशन में पास ऑन तो होना ही चाहिए। सो एक्वायर्ड इनहेरिटेबल हो सकते हैं, ये उनका दूसरा कंसेप्ट। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि सबको कि नहीं हुआ? अथर्व, कृष्णा, Yes, sir. आयुष, Yes, sir. कनिष्का, Yes, sir. तो मैंने सिंपल सी बात कही कि दो बिलीफ है, और आज भी दो बिलीफ है। दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं, सोमेटिक कैरेक्टर और हेरिटेबल कैरेक्टर। जो सोमेटिक होते हैं वो हेरिटेबल क्यों होंगे, और जो हेरिटेबल है वो सोमेटिक क्यों होंगे? क्योंकि वो जर्मिनल है। जो हेरिटेबल है वो जर्मिनल है, तो या तो जर्मिनल होगा या तो सोमेटिक होगा। बट लेमार्क साहब कह रहे हैं कि ऐसा क्यों ना हो कि जो किसी जनरेशन में कैरेक्टर यदि उसने अचीव किया, एक्वायर्ड किया, तो इट शुड बी पास ऑन। तो ये लेमार्क साहब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए बराबर। और इसी के लिए क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट ने बड़ा अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया और लेमार्क को शायद शांत करा दिया या चुप करा दिया। दो लेमार्क, मैं भी स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि लेमार्क साहब बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हैं। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, द ऑर्गन व्हिच विल बी यूज्ड वो ग्रेजुअली डेवलप होता जाता है, दैट आई एब्सोल्युटली एग्री। क्योंकि वो वेस्टिजियल ऑर्गन इस बात को दिखाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। अग्री? तो अब यदि मैं बात करूं कि क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिससे लेमार्क साहब बैकफुट करा? एक एक्सपेरिमेंट था, प्रोबेबली वो हक्सले का था, जो जरूरत नहीं अपने को नाम लिखने की। माइस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। माइस पर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि माइस एक पूंछ काटी गई माइस की, फीमेल की भी पूंछ काटी गई, फीमेल माइस, और मेल और फीमेल माउस को जब पूंछ काटी तो उनकी मैटिंग कराई गई। उनकी मैटिंग करा के जो बच्चे पैदा हुए उनकी पूंछ काट दी गई। उनके फिर बिना पूंछ वाले से मैटिंग कराई गई, फिर पूंछ काट दी गई। यानी ऐसा 10-20 जनरेशन तक किया गया। माउस के लिए पॉसिबल, माउस के केस में पॉसिबल था क्योंकि एक्सपेरिमेंटल एनिमल के तौर पर माउस अवेलेबल होते हैं। तो माउस की पूंछ काट काट के 10-20 जनरेशन तक देखा गया और क्लेम ये किया गया कि ठीक है, करोड़ों साल की बात मैं ना भी करूं तो भी यदि मैं 20 जनरेशन तक, यदि आप सही कह रहे हैं लेमार्क साहब, तो 20 जनरेशन तक मैं बिना पूंछ के ही माउस का इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसे तमाम माइस की मैटिंग कराएगी जिन्होंने बचपन से ही टेल नहीं देखी। माइस बड़ा हुआ, फिर उसकी टेल, मतलब उसकी टेल काट दी गई, माउस बिना टेल के ही बड़ा हुआ, फिर उसकी मैटिंग करा दी, फिर जो बच्चे पैदा उसके टेल काट दी गई। यानी वो पूरी लाइफ अपने बिना टेल के ही बिताए, 20 जनरेशंस। तो 21st जनरेशन में क्या हम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि बहुत बहुत एकदम से डिसअपियर ना हो जाए, बट छोटी तो होनी चाहिए ना। नताशा मैडम, एम आई राइट? प्रथमेश? Yes, sir. परफेक्ट। यानी ये बात समझ में आ गई कि यदि यूज एंड डिसयूज सही कह रहे हैं आप, तो वो माइस की वो पीढ़ियां, 20 पिछली पीढ़ियां जिन्होंने टेल का इस्तेमाल नहीं किया, वो 21st जनरेशन में ये तो एक्सपेक्टेड है ना कि वो टेल छोटी तो हो जाए कम से कम, बट वो तो अच्छी खासी बड़ी टेल आई। और इसीलिए शायद इसी एक्सपेरिमेंट से वो बैकफुट पर आए, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि जो इनहेरिटेबल है वो एक्वायर्ड होता सकता है, और जो एक्वायर्ड है वो इनहेरिटेबल हो सकता है। तो वो हुआ नहीं। यदि एक्वायर्ड ये है कि मुझे पूंछ का इस्तेमाल नहीं करना, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो इट शुड बी इनहेरिटेबल ना, तो वो नहीं हो रहा है। बट उनके सपोर्ट में वीजमैन साहब आए, और वीजमैन साहब ने एक बात बताई कि जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं बेसिकली, और जो लेमार्क साहब बता रहे हैं, उसे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का जरूरत। वो सही कह रहे हैं, आप जिस कैरेक्टर को कट कर रहे हो कैरेक्टर ही सोमेटिक कट कर रहे हैं, और वो जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं वो जर्मिनल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। बोले नहीं, वो तो सोमेटिक की ही बात कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि उन्हें भी थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत थी कि कोई एक्वायर्ड कैरेक्टर, कोई सोमेटिक कैरेक्टर जो मैंने अपनी लाइफ स्पैन में एक्वायर्ड किया, वो कितनी पीढ़ियों बाद जेनेटिकली फिक्स हो जाएगा, ये कौन जानता है। यदि वो कैरेक्टर एक ही जनरेशन में जेनेटिकली फिक्स्ड हो गया तो अगली जनरेशन में 100% पास ऑन होगा। लाइक एग्जाम्पल ऐसे भी बताया गया कि यदि मैं अपनी अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं
मैं किसी कश्मीर के बच्चे को जो बहुत फेयर इन कलर है, उसको मैं काफी दिनों तक लैटिन अमेरिकन आइलैंड पर भेज दूं, लाइक वो जो 10-12 कंट्रीज से मिलाकर वेस्ट इंडीज बना हुआ है, या मैं नाइजीरिया भेज दूं, या मैं निग्रोज में निग्रोज की तरह मैं कंसिडर करने लगूं, या मैं उसको साउथ अफ्रीका, वेस्ट ईस्ट अफ्रीका की तरफ भेज दूं, जाम्बिया वम्बिया की तरफ भेज दूं, जहां पर यूजुअली डोमिनेंसी ही एक ब्लैक कलर कैरेक्टर की है। अब जब डोमिनेंसी ही ब्लैक कैरेक्टर की है, यदि मैं वहां उनकी कई कई पीढ़ियों को, 2 4 5 10 पीढ़ियों को, वही जनरेशन को ग्रो कराने दूं, तो क्या लगता है वो 10-20 जनरेशन बाद आपको नहीं लगता कलर में चेंज आ चुका होगा? यस और नो? Yes, sir. बट Yes. बट बट क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यार मैं आज एक जनरेशन को वहां भेजता हूँ, उनका जो बच्चा पैदा होगा तुरंत ही वो उस कलर का हो जाए? इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि चेहरे का रंग या मिलेनाइजेशन तो तब भी होता है, मिलेनाइजेशन तो तब भी होता है जब आप थोड़ी देर के लिए धूप में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए धूप में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, तो मिलेनाइजेशन तो पिगमेंटेशन तो तब भी डार्क हो जाता है। हाँ, ये तो तब होगा ना, ये तो आपने टेम्पररी एडेप्टेशन किया, ये आपने एक्वायर्ड किया, ये थोड़ी ना पास ऑन हो जाएगा तुरंत। हाँ, यदि ऐसा लगता है कि आपकी एक ही जनरेशन में कुछ चीजें फिक्स हो गई, तो हो सकता है कि सेकेंड टाइम पे वो निग्रो ब्लैक अफ्रीकन पैदा हो जाए, ये हो सकता है। मतलब डिपेंड ये करता है कि वो जिस सोमेटिक कैरेक्टर को आप कट कर रहे हैं, वो तो आप, जिसने पूरे अपने गेस्टेशन पीरियड में उस जीन का इस्तेमाल किया होगा, तब तो वो पूंछ है, आप पैदा होने के बाद उसकी पूंछ काट रहे हैं, क्या आपने उसका जीन निकाला? क्या आपने उसका जीन निकाल देते तो पूंछ आती ही नहीं उसकी। और ये सच है बिल्कुल, यदि वो टेल का जीन ही नहीं होता तो टेल आती क्यों? तो क्या हमारे इसमें से वो टेल वाला जीन ही गायब हो गया होगा? यस, वो धीरे 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 रिड्यूस हुआ होगा, रिड्यूस हुआ होगा, रिड्यूस हुआ होगा। वो जेनेटिक लेवल पर नहीं बता पाए, लेमार्क साहब जेनेटिक लेवल पर नहीं बता पाए, एनवायरमेंटल लेवल पर बताते रहे, यूज नहीं किया, यूज नहीं किया, यूज नहीं किया, डिसयूज हुआ, डिसयूज हुआ, वो गायब हो गया। एक्चुअली सोमेटिक कैरेक्टर गायब हुआ, बट वो क्यों गायब हुआ? क्योंकि उसका जेनेटिक कैरेक्टर गायब हो। तो वीजमैन साहब ने इस थ्योरी को नाम दिया जर्मप्लास्ट थ्योरी। वो जो कैरेक्टर कट कर रहे हैं वो सोमेटिक कैरेक्टर है, वो जर्मप्लास्ट का कैरेक्टर नहीं है। वो जर्मप्लास्ट के कैरेक्टर को यदि आप हटाते तो 100% वो सोमेटिक कैरेक्टर नहीं आता, क्योंकि हर सोमेटिक कैरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल बाय अ जर्मिनल कैरेक्टर। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Perfect. sir. Yes, sir. तो मेरे को ये बात समझ में आई कि मैंने प्री डार्विनियन कंसेप्ट आपको बता दिया, जिसमें 2 थियरी दी गई थी लेमार्क की, यूज एंड डिसयूज एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जिसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए। उस क्रिटिसिज्म को शांत करने के लिए वीजमैन साहब ने अपनी थियरी दी, दैट वाज थ्योरी ऑफ जर्मप्लास्ट। अंडरस्टूड? जर्मप्लास्ट की थियरी क्या कहती है वो भी बता दिया, कि जर्मप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सोमेटिक कैरेक्टर और सोमेटोप्लाज्म। परफेक्ट। फिर चूंकि वो जेनेटिक लेवल पर नहीं बता पाए, तब तक डार्विन साहब अपनी स्टडी कर चुके थे एचएमएस बीगल जहाज पर नहीं, जहाज से ट्रैवल कर रहे थे, और एक कौन सा आइलैंड नाम बताया था मैंने? गैलापागोस। गैलापागोस। Galapagos Island. और अल्फ्रेड वेलेस साहब कहीं और काम कर रहे थे, मलाया Malaya. यहाँ से अलग अलग तरीके से कंक्लूजन्स आ रहे थे। तो डार्विन साहब की थ्योरी बड़ी शानदार। डार्विन साहब ने देखा कि यार मैं अलग अलग आइलैंड पर देख रहा हूँ, एक ही आइलैंड पर देख रहा हूँ, सेम टाइप के बर्ड्स, कुछ बीक में डिफरेंस आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? तब तक पी प्लांट के भी वेरिएशन, 1800 की बात थी, तो वो मटर के पौधे का भी हो गया था। और अपन ने पढ़ा है कि मेंडल को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, क्योंकि उस समय कौन सुनना, सब किसको सुनना चाह रहे थे? डार्विन को सुनना चाह रहे थे। Darwin. तो मेंडल इसलिए भी पीछे पड़ रहे थे, बट डार्विन के दिमाग में कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर, वो भी एक्सपेरिमेंट घूम रहे थे ना। लेमार की थियरी भी थी, पी प्लांट वाले एक्सपेरिमेंट मेंडल साहब के भी थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी और बड़ी रिफाइंड वे में थियरी, दैट वाज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। दैट वाज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विनिज्म को ही कहा जाता है नियो लेमार्किज्म। नियो मतलब होता है नया, पढ़ाया था अपने, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, नियो मतलब नया। तो डार्विनिज्म को ही नियो लेमार्किज्म कहा गया, कि लेमार्क को थोड़ा सा बेटर मॉडिफाई करके दिया, दैट वाज डार्विनिज्म। डार्विन की थ्योरी कहती है नेचुरल सिलेक्शन की, कि वेरिएशन एक ऐसी कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म नहीं कर रहा है, नेचर उससे करवा ले रहा है। आपने पूछ छोटी मोटी नहीं की, नेचर ने करवा लिया आपसे। तो लेमार्क साहब और डार्विन की थ्योरी में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस यदि देखे, बाउंड्री लाइन डिफरेंस, तो सिर्फ ये था
इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म ऐसा अडाप्ट करता जाता है, यूज एंड डिसयूज करता जाता। डार्विन साहब कहते थे ये नहीं करता, ये तो करना इसकी मजबूरी है क्योंकि नेचर इसको करवाता है। यस, ये भी ठीक है। हम तो 1.5 साल से हमें तो नेचर नहीं करवा दी, कहा तो हम ऑफलाइन चल रहे थे, हमें सबको ऑनलाइन में ट्रेन कर, हम नहीं कर रहे हैं, नेचर करवा रहा है। और शायद इसलिए हमने टेल का इस्तेमाल कम किया क्योंकि हम इरेक्ट पोजीशन में खड़े होने लगे। इरेक्ट पोजीशन इसलिए खड़े होने लगे क्योंकि हमें ऊपर का कुछ खाने की जरूरत पड़ी, हमें हॉपिंग की जरूरत पड़ी, जंप लगाने की जरूरत पड़ी, तो हम 2 पैरों पे खड़े हुए। 4 पैर पे चलते थे, हम 2 पैर पे चलने, ये नेचर ने करवाया हमसे। अब हमें कुछ ऐसा खाने की जरूरत पड़ी, हमें कुछ ऐसा खाने की जरूरत पड़ी जो हमें पका कर खाना था, या हमें तो नहीं पता था, हमने तो सिंपल वो पत्थर को रगड़ा और उसमें से फायर की डिस्कवरी हो गई। फायर की डिस्कवरी हो गई तो उसने हमसे करवाया, हमें स्टोन वीपन्स हमसे बनवाए, हमारे बॉडी के हेयर्स उन्होंने कम क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती तो ये हेयर क्यों कम होते? हेयर ग्रोथ तो फिर भी रहती। यानी डार्विन साहब का कहना था कि आप कुछ नहीं करते, इंडिविजुअल कुछ नहीं करता, हाँ एक फोर्स उसको लगाना होता है, सर्वाइव करने के लिए उसको एक फोर्स लगाना होता है, बट वो नेचर करवाता है उससे। तो पहली थ्योरी उन्होंने दे दी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि एवरी टाइम एवरी सेकंड देयर इज अ सिलेक्शन प्रोसीजर कंडक्टेड इन नेचर, देयर इज अ सिलेक्शन प्रोसीजर कंटिन्यूअस इन द नेचर। परफेक्ट। और उस प्रोसेस में जिसको जो सेलेक्ट होगा वही नेचर उसको सेलेक्ट करेगा या वही सर्वाइव करेगा। दैट इज नेचुरल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और यस, अभी भी यदि आप देखो बड़ी तेज बारिश हो रही है, तूफान आ गए, इधर उधर फ्लड आ गए, भाई जो सरवाइव नहीं कर पा रहा था, जो उसमें टॉलरेट नहीं कर पाया, जिसका इम्यूनिटी वीक था, जो अपने आप को सरवाइव नहीं, मतलब अपने आप को फाइट नहीं करवा पाया उन एडवर्स कंडीशन में, वो डेथ हो गई। कोरोना, जिसका इम्यूनिटी कम था, नेचर ने एक सिलेक्शन प्रोसीजर रखी, जिसकी इम्यूनिटी कम थी वो चला गया। मतलब कुल जमा ये है कि भाई नेचर एक बेटर कैरेक्टर को ही सिलेक्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन। उसने तो एक सिलेक्शन प्रोसीजर रखी है, उस सिलेक्शन प्रोसीजर में जो फाइट कर जाएगा वो सर्वाइव कर जाएगा। तो यहां दूसरी थियरी आ गई, यहां दूसरी भी थियरी आ गई। वो थियरी बताने के पहले एक सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ी इंपॉर्टेंट बता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक सिलेक्शन प्रोसीजर रखी है, कौन सी? नीट। 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 बहुत नीट। बड़ी। और ये नीट तो क्या, हर दिन हर तीसरे हफ्ते में टीचर भी ले लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, और सेलेक्ट वही होगा जो फाइट करेगा, जिसकी इम्यूनिटी, एकेडमिक इम्यूनिटी अच्छी होगी वो फाइट करेगा, जो फाइट करेगा वो सर्वाइव कर जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? चैतन्य मैडम, Yes. दर्शिका मैडम, रेवती Yes, मैडम, sir. परफेक्ट। यस। मतलब मेरा कहने का कि यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर तो नेचर में हमेशा ही चलता रहता है, लेकिन उस थ्योरी का दूसरा पॉइंट क्या कहता है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। कि उस नेचुरल सिलेक्शन में सेलेक्ट होने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए हर ऑर्गेनिज्म को स्ट्रगल करना पड़ा। और जो स्ट्रगल नहीं किया होगा, जिसने स्ट्रगल नहीं किया होगा, वो चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी जायंट डायनासोर जैसा ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, नेचर ने उखाड़ फेंका उसे। नेचर ने कहा भैया तुझे इस हिसाब से अडॉप्ट होना पड़ेगा, हो जाए तो ठीक, नहीं तो तू एलिमिनेट हो जाए। वो नहीं कर पाए, बढ़ते हुए टेम्परेचर को नहीं टॉलरेट कर पाए, वो खत्म हो गए, डायनासोर्स खत्म हो गए। मतलब फिर कितना भी धुरंधर हो, यदि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, यदि एकेडमिकली इम्यूनिटी उसका अच्छा नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कितना भी धुरंधर क्यों नहीं, वो उखड़ जाए। Am I right, डॉक्टर्स? मेरी बातों को समझ रहे हैं आप? Yes, sir. परफेक्ट। तो ये है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने एग्जिस्टेंस के लिए आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट था नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये समझने के लिए सीक्वेंस बता रहा हूं, अदरवाइज मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको वो सीक्वेंस दूंगा जो आपके मॉड्यूल में लिखा होगा। Am I right? Yes. परफेक्ट। तो पहली थ्योरी होगी नेचुरल सिलेक्शन, दूसरी हो गई स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तीसरा होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, भाई नेचर में सेलेक्ट यदि होना है, सिलेक्शन प्रोसीजर में सेलेक्ट यदि होना है तो क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल। क्या करना पड़ेगा? Struggle. स्ट्रगल। अब यदि स्ट्रगल करना पड़ेगा तो स्ट्रगल में सरवाइव कौन करेगा, जीतेगा कौन स्ट्रगल में? जो फिट जो हो, fit. जो फिट होगा। परफेक्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइव उसी का होगा जो फिटमेंट शो करे। देखिए कितना बढ़िया एक हम लोगों को जो सीक्वेंस पढ़ाया जाता है कि नेचर ने एक सिलेक्शन प्रोसीजर रखी, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। टू गेट सेलेक्ट एवरीवन हैज टू स्ट्रगल फॉर देयर एग्जिस्टेंस, इफ नॉट दे विल बी एलिमिनेटेड। इफ यस, apes and monkeys हमारे ancestors हैं, we should pay thanks to our ancestors, because of them we are here, since they struggled, उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने अपने आप को बेटर अडैप्ट किया और स्ट्रगल किया तो हम आज यहाँ पर हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो कंटेंट स्ट्रगल करते रहे, इम्यूनिटी बढ़ाते रहे और चूंकि वो अपना फिटमेंट दिखाते रहे इसलिए हम सर्वाइव कर पा रहे। डायनासोर्स ने अपना फिटमेंट नहीं दिखाया तो वो खत्म हो गए। फोर्थ पॉइंट, to get select in natural selection, everyone has to struggle for their existence, and only those will survive who will show their fitness, survival of the fittest. And once they show their fitness, once they survive, nature has provided them enormous power of fertility. Nature has provided them enormous power of fertility. किसी की भी बात करें, हमसे बात करें, किसी बैक्टीरिया से बात करें, या किसी वायरस की बात करें, या किसी प्लांट की बात करें, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, what not, every individual has provided enormous power of fertility. रेप्टाइल जो कि खत्म हो गए, डायनासोर जो कि रेप्टाइल और एव्स के बीच की कड़ी बनना चाह रहे थे, जो पूरी तरह से धरती से खत्म ही हो गए, वो एक एक टाइम में कई कई अंडे, कई 100 अंडे दे सकते हैं। लाइक क्रोकोडाइल 200 से 300 से 400 अंडे एट ए टाइम दे सकते हैं। इनॉर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी। उनकी क्या बात करें हम, अपनी 80 लाख फॉलिकल, जब कोई बच्ची पैदा होती है तो अपनी ओवरी में 80 लाख फॉलिकल्स लेकर पैदा। कैन यू इमेजिन 80 लाख फॉलिकल इन एन इंडिविजुअल पैदा यदि होते तो पूरा इंसान इस धरती पर। Enormous power of fertility is provided to each and every individual, and if they are reproducing sexually, हो गई, if they are reproducing sexually, the variations will be there because they will be biparental. Sequence पकड़ता हूं मेरा, natural selection for the struggle for existence, survival of the fittest, once fitted, enormous power of fertility is given. Once they will fertile, they will reproduce sexually, two parents will involve, then 100% there will be variations. Those variations keep on accumulating for several thousands of generations. Those variations keep on accumulating. एक जनरेशन में चेंज आया, एक जनरेशन में चेंज आया, X में चेंज आया, Y बना, Y में चेंज आया, Z बना, Z में चेंज आया, A बना, A में चेंज आया, B बना। Keep on accumulating ना। X के चेंज Y में accumulate है, Y ने अपने कुछ चेंजेस लाए होंगे, वो Z में accumulate हो गए, X और Y मिलकर Z में आ गया, X Y Z मिलकर A में आ गया, A और B मिलकर X Y Z A B मिलकर M में आ गया। This is the modern man. This is the modern man. When such variations keep on accumulating for several of generations, ultimately it leads to origin of new species. The last postulate of Darwin, origin of new species. वो इतनी डिफरेंट होगी दोस्तों, इतनी डिफरेंट होगी कि आपको लगेगा नहीं कि एक्स और एम एक ही स्पीशीज से हैं। लाइक एप्स एंड मंकीज एंड ह्यूमन बीइंग्स, देखकर तो कोई नहीं कह सकता एट फर्स्ट साइट कि हम इनसे आए हैं, बिकॉज दे आर कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग द वेरिएशंस फॉर सेवरल जनरेशंस, मेनी जनरेशन, थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन, एंड अल्टीमेटली लीड इनटू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज. So 6 postulates: natural selection, struggle for existence. Third one is Survival of fittest. fourth, Higher fertility in fitter. enormous power of fertility. Fifth, adaptations and variation. And sixth, origin of new species. Understood दोस्तों? Understood? Yes, sir. Yes. ये मैंने सिर्फ आपको एक ओवरऑल समझाने के लिए बता दिया कि डार्विन की थ्योरी क्या कहती है, ओवरऑल समझाने के लिए बता दिया। सीक्वेंस वाइज मैं आपको उसको ट्रूमैन और रेफरेंस बुक से भी पढ़ाऊंगा कि उसमें कैसे बेटर ढंग से हम उसको समझ सकते हैं। बाकी अभी ओवरऑल थ्योरी क्लियर हो गई आपको? Yes, sir. तो स्नेल मैडम, पहला तो पॉइंट हो गया था प्री डार्विनियन। यदि मैं दूसरी पॉइंट की बात में करूं तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, दैट इज डार्विनियन। यस और नो? यस और नो? जिसके Yes. हमने कितने पॉइंट पढ़े? 6 postulates.
और थर्ड पॉइंट यदि मैं बताऊं तो थर्ड पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको पोस्ट डार्विनिज्म। चलेगा? चलिए Yes. पोस्ट डार्विन की थ्योरी को देखते हैं मैडम। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है पोस्ट डार्विन। भाई लेमार्क साहब ने ये बताया कि जेनेटिक्स का कोई रोल है, लेकिन तब तक मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स आ चुके थे, तो हेरिडिटी लोगों को समझ में आने लगी थी। तो डार्विन साहब ने थोड़ा सा रिफाइंड वे में बताया कि yes, it is keep on accumulating, such variations keep on accumulating for several of generations। तो वो माइस के एक्सपेरिमेंट वाली भी कहानी सुलझ गई। क्यों सुलझ गई? भाई एक जनरेशन में थोड़ी ना वो जेनेटिकली फिक्स हो जाएगा। इट इज कीप ऑन वेटिंग फॉर सेवरल जनरेशंस, और कई जनरेशंस बाद जब वो सोमेटिक कैरेक्टर जेनेटिक कैरेक्टर बन जाएगा तभी वो काम हो पाएगा। तो डार्विन साहब की थ्योरी लेमार्क साहब के, विजमैन साहब के इस पर सबको बेटर एक्सप्लेन करती, लेकिन डार्विन साहब की थ्योरी एक जगह चूक गई। सोचिए और मुझे बताइए, तब मैं पोस्ट डार्विन बताऊंगा कि कहां चूक हो गई जिसकी वजह से पोस्ट डार्विनियन कंसेप्ट की भी जरूरत पड़ी। एक चूक हो गई डार्विन से। सोचिए, थ्योरी को रिकॉल कीजिए। नेचुरल सिलेक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इनॉर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी, एडाप्टेशन वेरिएशन एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। इन 6 पॉइंट में एक कहीं पर पॉइंट नहीं, ओवरऑल एक कहीं पर गलत बैठ गया। वो क्या हो? सोचिए, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं और जिसको जो समझ में आ रहा है वो बताइए। बिंदास बोलिए। सर यूजफुल और यूजलेस एडेप्टेशंस के बारे में नहीं बताया। फिर से स्नेहा। यूजफुल और यूजलेस एडेप्टेशंस के बारे में क्लियरिफाई नहीं किया। यूजफुल और यूजलेस मतलब आपका कहने का कि अभी जो हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, हमें कौन 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 से यूजफुल और कौन से यूजलेस कैरेक्टर ये नहीं बता पाया, ऐसा? हाँ। थोड़ा और सोचिए। एनीवन? सोचिए थोड़ा सा बच्चों, पहले 3 पॉइंट में कहीं पर मिलेगा कुछ। सर जो स्पीशीज सरवाइव कर जाएगी वो कब एग्जिस्टेंस में आएगी वो क्लियर नहीं किया। परफेक्ट परफेक्ट, थोड़ा सा उसको और बेटर बताता हूं। उसने बहुत बढ़िया। आपने थर्ड पॉइंट पढ़ा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और यदि ये सच है स्नेहा मैडम, तो फिर हम जो सरवाइव कर रहे हैं, आर वी द मोस्ट फिटेस्ट? ये नो वन नोज, नो वन नोज। और यदि हम सबसे फिट हैं तो फिर डेथ वाली बात कहां पर आ गई, या फिर हमारे एलिमिनेशन की बात कहां से आ गई, या फिर हमें कोई चेंज होने की अब जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप नहीं कह सकते वी आर कंप्लीटली फिट। क्या पता अभी भी कुछ अनफिटमेंट होगी जो और समय के साथ साथ हम डेवलप करेंगे और फिट होता जाए। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो डार्विन साहब ने बताया, बट अराइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बता। क्या मैं ये मान लूं कि जो जापानी सूमो पहलवान होते हैं, जो सूमो पहलवान होते हैं, वो सूमो पहलवान, उनके बच्चे हमेशा सूमो हो? जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन यदि ऐसा ही होता जा रहा है तो फिर दैट आई एग्री कि वो यस, वो फिटनेस अराइव्ड हो गई, क्योंकि इसके बाद फिर से फिटमेंट और की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है, हर बार इट इज कीप ऑन चेंजिंग। सो डार्विन वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा। बट वो फिट कब आएगा, और क्या जो सर्वाइव कर रहा है वो पूरे इन ऑल प्रोस्पेक्ट इज इट फिट? सो दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन। तो इसको बताने के लिए पोस्ट डार्विनियन कंसेप्ट आया, और पोस्ट डार्विनियन कंसेप्ट ने बताया मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कि डार्विन साहब, why you are going so back for thousands of years to explain the evolution when the modern scientists believe in mutation? When we the modern scientists believe in mutation, then why you are going so back for millions and thousands of years?
बिकॉज यदि म्यूटेशन हो सकता है तो जनरेशन में चेंज आना तो 2 या 3 जनरेशन का भी खेल हो सकता है. यस, डू आई एग्री? क्या ही पता कि आज से 3 पीढ़ी पहले टेल रही होगी, क्योंकि म्यूटेशन तो हमने पढ़ा है और म्यूटेशन का कंसेप्ट कहता है सडन चेंज इन नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. क्या ही पता 3 पीढ़ी पहले वो रही होगी, सडनली म्यूटेशन हो गया और आने वाली पीढ़ी में कम आई और उसके बाद तो खत्म ही हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. सो सेम टाइम्स मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बिलीवर्स ये कहते हैं, ह्यूगो डी व्रीज साहब, यस, कि आई बिलीव इन बोथ लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, बट आई स्ट्रांगली बिलीव in the artificial selection also, rather natural selection. कि इवोल्यूशन करने में तो एंथ्रोपोजेनिक इन्वॉल्वेशन भी रहा होगा. हमारे ही कई साइंटिस्ट ने नई सारी स्पीशीज बना दी होंगी. आपको क्या लगता है सनबीन बनाने में, सनबीन, पोमैटो, ये बनाने के लिए और वो एक हाइब्रिड काऊ नंदिनी, तो ये सब हाइब्रिड बनाने के लिए आपको क्या लगा होगा? व्हाई यू आर गोइंग सो बैक? सनबीन तो अभी का प्लांट है, टोमेटो भी कुछ 10-12 साल पहले 15 का प्लांट. वेदांत, लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट, आता हूं आपके भी पॉइंट पर. तो भाई इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है ना. टोमेटो तो अभी 10-12-15 साल का प्लांट है. लाइगर, लायन और टाइगर से मिलकर बनाया लाइगर और टाइगॉन, तो ये सब के लिए आपको इतना पीछे जाने की जरूरत थोड़ी है. ये तो अभी 10-15 साल पुरानी बात है, 10-15 जनरेशन पुरानी बात हो सकती है. मतलब इसके लिए बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मॉडर्न थ्योरी बिलीव करती है सिंथेसिस में. मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, the organisms or these organisms can be synthesized. Yes, बायोटेक्नोलॉजिकली आप अब ऐसे जीन बैंक अवेलेबल हैं जिससे जो माइस होते हैं, एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, इनको बनाया जाता है, बायोलॉजिकली बनाया जाता है. मतलब डेफिनेटली गेस्टेशन पीरियड होगा, जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसजेनिक कहा जाता है और वो बनाया जा सकता है, और जैसे डिजायरेबल कैरेक्टर है वैसे इसके साथ बनाया जा सकता है. So why you are going so back? But yes, still modern synthetic theory believes कि म्यूटेशन इतने सडन चेंज तो नहीं आता. सडन चेंज है, बट ये सडन भी कई कई जनरेशंस होती है. ऐसा नहीं कि अभी है और शाम तक कुछ और हो गया और अगले से वो कुछ और. तो दिस थ्योरी ऑल्सो बिलीव इन, बट नॉट टू बैक. इतना लंबा पीरियड जितना डार्विन और लेमार्क कहते हैं उतना पीछे तो नहीं जाती मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, बिकॉज स्ट्रांगली बिलीव इन म्यूटेशन. दूसरा, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी एक और बिलीव करती है कि मियोटिक ड्राइव कि आप सब जो बता रहे हैं अपनी जगह ठीक है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर एक्चुअली मियोसिस ही बैठा हुआ है. ड्राइविंग सीट पर एक्चुअली मियोसिस ही बैठा हुआ है. आप कितने भी अच्छे कैरेक्टर इननेट ले आए, हेरिडिटरी ले आए, आप कितने बेटर कैरेक्टर अपने बना लें, लेकिन सारा खेल तो चांस का है, और वो चांस होता है जब क्रॉसओवर होता है, जब गैमीट बन रहा होता है. बहुत बढ़िया परफेक्टली किसी ऑर्गेनिज्म ने अपना पूरा लाइफस्टाइल रखा, उनके माता पिता ने बड़ा डिफरेंट डिसिप्लिन और सब कुछ एटीट्यूड रखा, भाई उसमें रेसेसिव जीन भी तो होंगे ना. और क्रॉसओवर के समय वो यदि रेसेसिव जीन पास ऑन हो गए तो जितना भी 10 पीढ़ियां कर रही थी वो सब उसमें नहीं दिखेगा ना. मतलब एक्चुअली यदि आप मुझसे पूछें कि इवोल्यूशन के पीछे कौन है, तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बिलीवर्स कहते हैं कि मियोसिस इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस इवोल्यूशनरी प्रोसेस. क्योंकि ये मियोसिस ही है जो वेरिएशन लाता है, ये मियोसिस ही है जो बाय चांस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, ये मियोसिस ही है जो वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन को लीड करता है. तो उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली बात को रखा कि म्यूटेशन और मियोटिक ड्राइव ये 2 मेजर पॉइंट. और तीसरा, नेचुरल सिलेक्शन नहीं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन. मतलब आर्टिफिशियल सिलेक्शन कैन बी डन इंस्टेड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और उस पर भी इवोल्यूशन हो सकता है. ऐसे 3 स्ट्रॉन्ग बिलीफ थे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी. एंड आई होप कि यू आल्सो अग्री कि व्हाई वी आर गोइंग सो बैक. बट यस, जो नेचुरल तरीके से चेंज हुए, नेचुरल सिलेक्शन इज अ लॉन्ग प्रोसेस. आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज हार्डली द प्रोसेस ऑफ 1 or 2 generations. Do you agree with this? Yes, sir. Yes. Sir, can you give example for artificial selection? Pardon? Can you give an example for artificial selection that we have mutated very early? Tomato, sunbean, the wheat that you are eating is hexaploid wheat.
जेनेटिक्स में पढ़ाया था मैंने, am I right? Yes, sir. लाइगर, टाइगॉन, वो फेलो कौन सी एक सर लियोपॉन। साहिवाल काऊ, और कौन, क्या बोला? सर लियोपॉन, सर लियोपॉन is also example of hybrid. Male लियोपॉन, lion and लियोपॉन सर, लियोपॉन। अच्छा लियोपॉन, Yes sir, male lion and female leopard. अच्छा ओके। मतलब ये बहुत सारे ऐसे वो हैं जिसमें कि आर्टिफिशियली सेलेक्ट करके आप जीन को कंजर्व कर सकते हैं। अब लॉयन यदि खत्म हो रहे हैं तो लॉयन के जीन तो बचा लिए ना आप, तो लॉयन के जीन तो कभी भी आपके समझ सकते हैं। यानी ऐसे हाइब्रिड आर्टिफिशियली सेलेक्ट बहुत किए जा सकते हैं। जेनेटिक्स का पहला ही पैराग्राफ का था साहिवाल काऊ इन पंजाब, इज इट? Yes, sir. Yes sir. परफेक्ट। तो ऐसे बच्चों Yes. मैंने आपको 5-6 थियरीज बताई, लेमार्क, वीजमैन, डार्विन, पोस्ट डार्विन में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था म्यूटेशन थ्योरी, जिसे कहा गया ह्यूगो डिवरीज की थ्योरी। अब मुझे बस आपको पेज नंबर, मेरे हिसाब से 135 मैं शेयर कर देता हूं चाहो तो, और मुझे इसका मतलब आप बताओगे। सर लेकिन नेचुरली म्यूटेशन थ्योरी तो काम नहीं ना कर सकती, मतलब फिर से उसके लिए सर अगर ऐसा देखा तो नेचुरली वो म्यूटेशन थ्योरी काम नहीं ना करेगी, क्योंकि म्यूटेशन तो हार्डली एक इंडिविजुअल में होता है, पूरी पॉपुलेशन में एक साथ सेम म्यूटेशन तो नहीं होगा ना। अरे अरे भाई, किसी एक म्यूटेशन में हुआ तो उसका जिससे मैटिंग होगा वो म्यूटेशन पास ऑन तो हो ही सकता है ना। लेकिन फिर अगर उसमें वो अगर जीन्स वगैरह का नंबर ही बदल गया तो वो इनफर्टाइल हो जाएगा ना वो ऑर्गेनिज्म। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि यदि नहीं बदला, वो फर्टाइल रहा, लेकिन म्यूटेशन आ गया, ये ईयर पिन्ना का जो जीन का स्ट्रक्चर था ये छोटा रह गया, तो आपको नहीं लगता कुछ जनरेशन बाद ये ऐसा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, लेकिन ऐसा मतलब पूरा वो पॉपुलेशन वैसे नहीं ना होने लगेगी। अरे भाई धीरे धीरे सही ना, धीरे धीरे से मतलब मैटिंग होगी, जनरेशन में चेंज आ जाएंगे। मतलब वो तो इस बात को बिलीव करते हैं कि टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगेगा ये भी मानते हैं। नेचुरल सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा लगेगा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के लिए क्यों लगेगा प्रथमेश? हाँ अग्री? सर बट सब में हाँ थोड़ी सर। म्यूटेशन होने वाला है एट अ टाइम, तो फिर कैसे होगा? बहुत टाइम लगेगा ना। अरे भाई आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोल रहा हूं मैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाने के लिए मुझे क्या ही लग रहा है, मैं आज लाइगर बना दूं और वो लाइगर का कितना जितना भी लाइफ स्पैन रहता होगा, कुछ अगली जनरेशन में तो लाइगर, मैं और लाइगर चेंज हो जाएगा, वेरिएशन तो आता ही रहेगा, क्योंकि मैंने आर्टिफिशियली कर दिया ना। मैं पूरी जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके भी इवोल्यूशन रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अनुष्का, हाँ सर। अंडरस्टूड? यस सर। अब एक पैराग्राफ शेयर कर रहा हूं और मुझे आपको सर लाइगर तो स्टेराइल्स होते हैं, तो वो आगे रिप्रोड्यूस ही कैसे करें? अरे सिर्फ एक लाइगर की तो बात फिर नहीं कर रहा हूं बात भाई मैं, सिर्फ लाइगर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पोमैटो के बारे में क्या ख्याल है? पोमैटो, सनबीन, अंडरस्टूड? यस सर। अब चाहे तो आप स्क्रीन पे देखो, चाहे तो अपनी एनसीईआरटी में देखो, स्क्रीन इज विजिबल। Yes sir. इस पैराग्राफ को पढ़ो, 5 मिनट का समय दे रहा हूं, 5 मिनट का 7 मिनट का समय दे रहा हूं, इस पैराग्राफ को पढ़ो और राइट डाउन द डिफरेंस, एक क्वेश्चन का आंसर लिख के दो मुझे अभी तुरंत। डिफरेंस लिख कर दो, डिफरेंस बिटवीन ह्यूगो डिवरीज म्यूटेशन थियरी एंड चार्ल्स डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थियरी। मतलब सिंपल सिंपल पूछ रहा हूं मैं, डिफरेंस बिटवीन डार्विनिज्म एंड ह्यूगो डिवरिज्म। क्वेश्चन लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन डार्विनिज्म एंड ह्यूगो डिवरिज्म। प्लीज गिव द आंसर, गिविंग यू 5 minutes.
जिसका हो जाए अनम्यूट करके मुझे बोलिए। एनीवन? वेद भंडारकर, हाँ वेद बोलो, पॉइंट नंबर 1। Sir, Darwin believed that the changes were minor variations. On the other side, the Hugo de Vries believed that the changes were mutation. अच्छा, नंबर 2 शरण्या। शरण्या, नंबर 2। Darwin believes that mutations are random and directionless, whereas Hugh de Vries believed that variations are small and directional. अरे उल्टा तो नहीं बोल गई कुछ? Sorry, sir. डार्विन ने कहा कि वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल और ह्यू de Vries ने कहा म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस. सॉरी सर. जाह्नवी, और कुछ? Sir, for Sir, Darwin, can I? evolution was gradual, and for Hugo de Vries, it was like based on the concept of saltation. यस, यश पागले, आपने भी हाथ खड़ा किया। Yes, sir. Sir, Darwin's theory is based on natural selection, whereas Hugo de Vries' theory is based on mutation. स्नेहा, आपने भी कुछ कहा? सर ह्यूगो डी व्राइज ने मेंडल के जो हेरिटेबल फैक्टर्स थे उनको इंक्लूड किया उसकी थ्योरी में, वेयरएज डार्विन ने वो नजरअंदाज कर दिया। ओके, ठीक है, ठीक। तो अभी इस पैराग्राफ से ये तो समझ में आ गया कि सीधा सीधा 12th का सवाल यदि बनता है या नीट का भी सवाल बनता है बच्चों, तो बिल्कुल अपने को क्लियर है। क्लियर ये है कि डार्विन साहब जो हैं, डार्विन साहब बिलीव करते हैं ग्रेजुअल चेंजेस में, डार्विन साहब बिलीव करते हैं माइनर चेंजेस में, डार्विन साहब बिलीव करते हैं हेरिटेबल चेंजेस में, जबकि डिवरीज साहब बिलीव करते हैं डायरेक्शनलेस चेंजेस में, रैंडम चेंजेस में और बड़े चेंजेस में। जहां डार्विन ग्रेजुअल चेंज को बताता है, वहीं डिवरीज साल्टेशन मोड को बताता है। व्हाट इज साल्टेशन? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। साल्टेशन का वह है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कॉल्ड एज साल्टेशन। साल्टेशन भाई ऐसा कि कम जनरेशन में सडनली एक अचानक से कुछ चेंज आ जाए और वो बड़ा चेंज आ जाए, तो हो सकता है कि पूरा ऑर्गेनिज्म बदल जाए। यानी 4 पीढ़ी पहले तक एप्स और मंकीज रहे होंगे और अब इंसान हो, तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि इतना बड़ा चेंज आ जाए रैंडमली। लेकिन यस, यदि ऐसा होता है तो वो उसके स्ट्रॉन्ग बिलीवर है। तो ये 3-4 पॉइंट आपके। एक ने काम किया था इवनिंग प्राइम रोज पर,
और डार्विन ने काम किया था किस पर? कोई नहीं बोला ये। डार्विन्स फिंचेस, बीक पर काम किया था ना, बीक। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एक का काम इवनिंग प्राइमरोज पे था सलोनी मैडम, और एक का काम डार्विन्स फिंचेस बीक पर था। नोटेड? Yes. परफेक्ट। चलिए, तो बच्चों पेज नंबर 134 में आपके पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूं। 134 इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि समझिएगा थोड़ा सा कंसेप्ट है उसमें। 135 पर यदि मैं बात कहूं तो 135 का एक पैराग्राफ है, मैं जो किसी से पढ़वाना चाहूंगा। 135 का एक पैराग्राफ, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को जो अभी मैंने बताया पैराग्राफ? No, sir. No. I hope screen is visible. Just go through and I'm asking the question. Just go through. मेरे concept यदि पकड़ में आ गए तो सब आपको बताना है. Just go through and I'm asking the questions. पढ़ लिया आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. Okay. The question is, क्या लगता है इवोल्यूशन प्रोसेस है कि प्रोसेस का रिजल्ट है? End result of unknown process. Result. Result. Unfortunately, evolution is a process. कैसे आपको लगता है कि ये कभी ये प्रोसेस कभी रुक जाएगी? ये रिजल्ट आ गया क्या? हम और आप जो फिट हैं, आप पे डार्विन की उस थ्योरी की तरह गलती कर दी। आप और मैं जो आ गए, क्या ये एंड हो गया क्या? इसके बाद चेंज नहीं आएगा क्या? आएगा सर. The continuous process. The world we see inanimate and animate is only the success stories of evolution. When we describe the story of this world, we describe the evolution as a process. On the other hand, when we describe the story of life on earth, we treat evolution as a consequence of process called natural selection. मतलब है दोनों ही रिजल्ट, अपना दोनों ही प्रोसेसेस। एक कॉन्सिक्वेंसेस की प्रोसेस, कॉन्सिक्वेंस के बाद होने वाला प्रोसेस है, और एक कंटिन्यूस प्रोसेस। रिजल्ट तो कभी हो ही नहीं सकता। यस और नो? Yes. Yes. The essence of Darwinian theory about evolution is in natural selection. एक पेज पहले का पैराग्राफ. The rate of appearance of new forms is linked to the life cycle of the lifespan. Microbes that divide fast have the ability to multiply and become millions of individuals within hours. A colony of bacteria, experiment समझिएगा. A colony of bacteria, say A, growing on a given media, has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component. एक A बैक्टीरिया को कल्चर किया जिसके पास कुछ इनबिल्ट एडाप्टेशंस थे, जिसकी वजह से वो उस फूड या न्यूट्रिशन पर सर्वाइव कर रहे थे। A change in the medium composition would bring out only that part the population say B. अब आपने क्या किया? उस मीडियम में चेंज कर दिया। बात को समझिएगा। एक पेट्री डिश थी, पेट्री डिश में कुछ XYZ न्यूट्रिएंट रखा था, वहां पर A बैक्टीरिया छोड़ा, वो ग्रो करने लगा। इसका मतलब यह है कि उस A के पास एडाप्टेशन थे ऑलरेडी,
ताकि वो इस न्यूट्रिशन पे फूड अपना ले सके। फिर आपने जब उस न्यूट्रिशन को बदल दिया, XYZ की जगह ABC कर दिया, अब केवल एक नई स्पीशीज उस पर सर्वाइव हुई। क्यों? क्योंकि उनके पास वो इनबिल्ट वेरिएशन नहीं थे जिसकी वजह से वो उस पर सर्वाइव करते, तो दूसरी टाइप की स्पीशीज वहां सर्वाइव करते that can survive under the new conditions. In due course of time, this variant population outgrow the others and appears as a new species. ये भी हो सकता है कि वो A ही B की तरह डेवलप हो गई, ये भी हो सकता है कि A ही B की तरह डेवलप हो गई, क्योंकि A जिस पर फूड फीड करता था वो आपने मीडियम बदल दिया, तो A को समझ में आया कि यार अब इस पर सर्वाइव नहीं हो सकता, मुझे अपने आप को भी बदलना पड़ेगा क्योंकि खाने के तरीके बदल गए, तो A से B हो गया। फिर आपने मीडियम बदला, B से C हो गया, फिर आपने मीडियम बदला, C से D हो गया। यस, यही हुआ होगा, एक्चुअली यही हुआ होगा। खाने के लिए खत्म हो गया, चलो नॉनवेज पे स्विच करो। खाने के लिए खत्म हो गया, चलो इस पे स्विच करो। अच्छा ये खत्म हो गया, चलिए अब ये फल फ्रूट्स खाने लगो। फल फ्रूट्स खत्म हो गए, चलो लीव्स खाने लगो, पालक मेथी। यही हुआ होगा, और हम अपने आप को चेंज करते करते इतना चेंज कर गए कि हमने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की जरूरत ही खत्म कर दी। चलो फायर डिस्कवर हो गया, चलो पका के खा लेते हैं। यानी आपकी फीडिंग और फूड हैबिटाट ने आपको कहा 0 से लेकर A से लेकर B, B से लेकर C, C से लेकर D और इतना आगे तक ले गया। अपनी ही एक्टिविटीज में हम अपनी फीडिंग हैबिटाट की वजह से हम अपने आप में चेंजेस लाते हैं। दिस वुड हैपन विद इन डेज, बट ये बैक्टीरिया था। फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश और फाउल वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, as lifespan of these animals are in years. Here we say that fitness of B is better than that of A under the new condition. भाई B की फिटनेस बेटर क्यों कह रहे हैं? बेटर है, वो रिजल्ट नहीं है, वो प्रोसेस है। B से बेटर C हो सकता है। B A से बेटर क्यों था? क्योंकि आपने न्यूट्रिशन बदला तो A खत्म हो गया, B की तरह डेवलप। फिर आपने न्यूट्रिशन बदला तो B C की तरह डेवलप हो, तो C ज्यादा बेटर हुआ। वो चलता ही रहेगा। इट्स नॉट द रिजल्ट, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। Natural selects for fitness. One must remember that the so-called fitness is based on characteristics which are inherited. Hence, there must be a genetic basis of evolution. और यही तो डार्विन साहब ने बताया था, क्योंकि तब तक वो उधर मेंडल के भी एक्सपेरिमेंट को समझ रहे थे। तो उन्होंने बताया कि भैया सोमेटिक मटेरियल नहीं है ये जो चूहे की पूंछ वाला है। मार्क साहब सही है, बट उसका कोई जर्मिनल बेस तो है कि कब कोई कैरेक्टर जेनेटिकली फिक्स हो जाएगा। यदि वो जेनेटिकली फिक्स हो गया तो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा, वो जीन डिसाइड करेगा। दोस्तों अंडरस्टूड? यस सर। यस। बढ़िया और बहुत बारीक लाइन दी है। मैं तो बड़ा मजा आता है मुझे जब मैं इसको डील करता हूँ, तो बहुत छोटी लाइन है। प्लीज कीप इट इन माइंड, है ना? Is it visible? यस सर। तो एक सवाल आता है बड़ा अजीब सा कि डार्विन की थ्योरी किससे इन्फ्लुएंस थी? डार्विन साहब किससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ये पूछा जाता है। तो डार्विन साहब इन्फ्लुएंस थे थॉमस माल्थस से। थॉमस माल्थस ने शायद उनके एक्सपेरिमेंट ने डार्विन को इन्फ्लुएंस किया, वो लिखा और ये पूछा जाता है। बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन व्हिच आर फैक्चुअल, फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पॉपुलेशन स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, members of a population varying characteristics, in fact no the two individuals are like, even though they look superficially similar, most of variations are inherited, etc. The fact that the theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduces maximally, this fact can be seen in a growing bacterial population. And the fact that population size in reality are limited means that there had been competition for resources. Only some will survive and some will die. Survive वही करेंगे जिसकी fitness होगी. The novelty and brilliant insight that Darwin was, he asserted that variation which are inheritable, which makes resource utilization better for few adapted to habitat better, will enable only those to reproduce and leave more progenies. जो वेरिएशंस को ले आएगा, जो चेंज कर लेगा, A से B हो गया, B से C हो गया, वो होता रहेगा, वो चलता रहेगा, वो सर्वाइव करेगा और वही फिटनेस को शो करता रहेगा। जो नहीं कर रहा हूं एलिमिनेट होते जाएंगे। Hence for a period of time over many generations, survivors will leave more progenies and there would be a change in population. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते रहेंगे तो नई स्पीशीज बनती रहेगी। Understood? यस Understood? Yes, sir. Overall डार्विन की थ्योरी में फिटनेस मतलब रिप्रोडक्शन। That's it. Agreed? यस सर Yes, sir. That's all, my dear. The part of, I should say,
the part of evolution, organic theories of evolution. अब have you received the module for the same? Evolution Yes, sir. Yes, sir. तो evolution के मॉड्यूल में जो सीक्वेंस दिया मुझे कोई बताएगा? स्नेहा मैडम, प्लीज टेल मी द सीक्वेंस. सर इवोल्यूशन का नहीं मिला है मॉड्यूल, मतलब मेरे पास नहीं है. एनीवन? सर इधर है मेरे पास. हाँ बोलो सलोनी, मुझे सीक्वेंस बताओ. Theories of evolution. First, Lamarckism or inheritance of acquired characters. Second, germplasm theory. Third, neo-Lamarckism. Second, Darwinism. फिर उसके अंदर सब पॉइंट्स है. डार्विनिज्म. बताइए डार्विनिज्म के पॉइंट, सब पॉइंट्स बताइए. सर फर्स्ट सब पॉइंट है डार्विनिज्म. फिर सेकंड है ओवर प्रोडक्शन, constancy in population, struggle for existence, universal occurrence of variations, natural selections, origin of species. Of which second, objections to Darwinism. सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस थोड़ा सा जैसा मॉड्यूल में दिया गया वैसा सीक्वेंस आप पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर. ओके नेक्स्ट सर, थ्योरी, म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन, और उसके अंदर सब पॉइंट्स है. साइलेंट फीचर ऑफ म्यूटेशन थियरी, importance of mutation in evolution, and objections against mutation theory. परफेक्ट. Office theory है Hardy-Weinberg principle. कौन सा? अच्छा हार्डी. Hardy-Weinberg principle. यस यस, हार्डी वेनबर्ग. ओके, हार्डी वेनबर्ग मैंने जेनेटिक्स में भी बताया था, फिर से बता दूंगा. हार्डी वेनबर्ग, अंडरस्टूड? Yes sir. And then fifth, synthetic theory of evolution or neo-Darwinism. परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. तो अब अपना बच्चों दैट इज आई शुड से हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है उसको समझिए. मैं बिल्कुल भी नहीं जोर दे रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं लिखाऊंगा ये सारी थियरीज. ये आपको मॉड्यूल से पढ़नी है और उसमें से नोट करने, अपने नोट्स खुद बनाने. इवोल्यूशन में और इकोलॉजी में मेरी तरफ से मैं नहीं लिखवाऊंगा कुछ, ये आपको लिखना होगा. परफेक्ट, क्योंकि कंसेप्चुअली है वो, और उसके जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता चलता हूं. हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है बच्चों, if we consider a population, पहले तो ये समझिए कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड जेनेटिक्स. दिस इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स, यानी किसी स्पीशीज में या किसी इंडिविजुअल में क्या चेंजेस हैं, उसकी वजह से कैसे इवोल्यूशन होगा, उसको समझाने के लिए जेनेटिक्स को पॉपुलेशन से मिलाया गया. इसलिए मैंने कहा था इवोल्यूशन इकोलॉजी केवीपीवाई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोलॉजी और जेनेटिक्स आप बिल्कुल अलग भी नहीं कर सकते. So if we consider a population, then it is called simply a population, but it is called Mendelian population. But it is called Mendelian population only when the organism present in this are free to random mat. D B से, B C से, C E से, E F से, F A से, A G से, G D से यदि रैंडम मैटिंग कर सकते हैं तो, और केवल तो, ये पॉपुलेशन कौन सी पॉपुलेशन है? मेंडेलियन पॉपुलेशन. बात को समझिएगा. If the species in a population are free to random mat, कोई भी रैंडम मैटिंग कर सकता है तो और केवल तो उसे मेंडेलियन पॉपुलेशन कहा जाए, क्योंकि पॉपुलेशन में होता भी यही है. पॉपुलेशन में एक ही टाइप की स्पीशीज होती है, तो डेफिनेटली वो रैंडम मैटिंग तो करेंगे. तो हार्डी वेनबर्ग साहब, HW लॉ, हार्डी वेनबर्ग साहब कहते हैं कि इफ इन अ पॉपुलेशन और इन अ मेंडेलियन पॉपुलेशन, इफ नो इवोल्यूशनरी फोर्स इज अप्लाइड, no evolutionary force is applied. What type of evolutionary force भाई? वहां म्यूटेशन ना होने दिया जाए, वहां पर वेरिएशन ना आने दिए जाए, वहां नेचुरल सिलेक्शन ना होने दिया जाए, वहां मियोसिस ना होने दिया जाए. यानी इस तरह से यदि आप इवोल्यूशन के लिए लगने वाले इवोल्यूशनरी फोर्सेस को किसी पॉपुलेशन पर अप्लाई ही ना होने दे, तो जनरेशन टू जनरेशन इसकी जीन और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा
और वो पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी. रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, इफ all the evolutionary forces are constant and not applicable to any population, then generation to generation there will be no change in gene and genotype frequencies, and thus there will be no evolution and the population will set to be in the genetic equilibrium. ये सेंटेंस एनसीईआरटी पे कहीं लिख लो, हार्डी वेनबर्ग के पास, मैं लिखवा देता हूं. If all the evolutionary forces are constant, if all the evolutionary forces are constant, and not applied on any population, then generation to generation there will be no change. Generation to generation there will be no change in their gene and allelic frequency, in their gene and allelic frequency, and thus there will be no evolution, and thus there will be no evolution, and thus there will be no evolution, and population is said to be in genetic equilibrium. Population said to be in genetic equilibrium. Noted, doctors? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और ये सर्कल बना लो, चाहो तो इसको लिख दो मेंडेलियन पॉपुलेशन. सर्कल बना लो, इसको मेंडेलियन पॉपुलेशन लिख दो और नीचे लिख दो रैंडम मैटिंग इज मैंडेटरी. रैंडम मैटिंग इज मैंडेटरी. ये बना लो और मेंडेलियन पॉपुलेशन के लिख दो रैंडम मैटिंग इज मैंडेटरी. नोटेड बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब इस पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम पर भी, और इसका थोड़ा सा एलेबोरेशन भी, एक्सप्लेनेशन भी. परफेक्ट. तो वो एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं. Just adjusting the camera. देखिए, हार्डी वेनबर्ग साहब कहते हैं एज पर HW लॉ P plus Q equals to 1, where P सर ऊपर का दिख रहा नहीं है.
I hope is better. Yes, sir. Yes, sir. As per HW law, P plus Q equals to 1, where P and Q are the frequencies of dominant and recessive allele. Dominant and recessive allele. Rotate. अब इसको देखिए बच्चों, P plus Q, इसको आगे बढ़ाता हूं, इक्वल्स टू 1, therefore P plus Q square equals to 1. Agree? Yes. Agree? Are agree? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, this also equals to 1. Agree? Yes. Yes. तो ये रेशो मुझे दिख रहा है 1:2:1. Agree? Yes. आपको याद आ गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का पास्कल ट्रायंगल. Agree? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं TT प्लस TT प्लस TT प्लस TT. देखिए Yes. ये रिप्रेजेंटेटिव हो गया टी स्क्वायर, ये रिप्रेजेंटेटिव हो गया TT प्लस TT 2TT. यस और नो? और ये हो गया T स्क्वायर. यस और नो? Yes. परफेक्ट. Yes. Yes. मतलब हाइडी वेनबर्ग लॉ का जो बाइनोमियल एक्सपांशन है वो कुछ इस तरह से बताता है. अब ये कंडीशन जेनेटिकली कैसे होगी? ये तब हो सकता है ना, होमोजाइगस कंडीशन कब हो सकती है? जब किसी क्रोमोसोम पर, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर यहां भी कैपिटल टी और यहां भी कैपिटल टी हो, तो डेफिनेटली कंडीशन आ सकती है. यस और नो? Yes. प्रोबेबिलिटी का लॉ हमने पढ़ा है. लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? पढ़ाया है मैंने. प्रोबेबिलिटी के 2 लॉ मैंने बताए थे, लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. लॉ ऑफ एडिशन क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी 1 प्लस प्रोबेबिलिटी 2 ये तब होता है जब बीच में होता है और मल्टीप्लिकेशन का बताया था P1 इंटू P2 And जब बीच में लिखा होता है एंड. बताया था. Yes. Yes. मैंने आपसे कहा कि 52 जो कार्ड्स हैं, 52 जो ताश के पत्ते होते हैं, उसमें से रैंडमली मुझे आंखें बंद करके एक कार्ड निकालना है. वो कार्ड कोई किंग का कार्ड निकलेगा. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4 out of 52. परफेक्ट. वो हो गई 4 आउट ऑफ 52, क्योंकि सक्सेस अपॉन चांस. प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस अपॉन चांस. चांस है 52 कार्ड में से कुछ भी निकल सकता है. सक्सेस तब है जब वो 4 पत्ते कोई निकले राजा के. परफेक्ट. फिर मैं आपसे कहूं कि 2 इवेंट्स ऐसी हैं जिसमें पहला कार्ड किंग निकले एंड दूसरा कार्ड क्वीन निकले. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी? तो मैंने एंड बोला ना बीच में. जब मैंने एंड बोला तो 4/52 एंड 4/52, क्योंकि क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी भी 4/52 और ये भी 52, तो P1 इंटू P2. अग्री? परफेक्ट. Yes. और मैं ये भी कहता, यदि मैं कहता कि एक कार्ड, कोई एक ही कार्ड निकलना है, 2 कार्ड नहीं निकलना है, कोई एक ही कार्ड निकलना है और वो किंग निकले या क्वीन निकले, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 4/52 प्लस 8/52. तो इस तरह से एंड और में ये लॉ लगाते हैं. अब इसी को मैं जेनेटिक्स पे लाऊं तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो होमोजाइगस हो, पहले क्रोमोसोम पर भी कैपिटल टी हो एंड दूसरे पर भी टी हो. तो मैंने दोनों का क्या कर दिया, टी इंटू टी. तो आंसर क्या आ गया?
टी स्क्वायर। अंडरस्टूड? अरे अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. मतलब वो कंडीशन कैसे बन रही है वो आपको बता रहा हूँ। और ये ओपन चैलेंज है, यदि कोई इस पैराग्राफ को वहां पर समझा देना तो पूछ लीजिएगा किसी भी इंस्टीट्यूशन के किसी भी बच्चे से कि कितनी भारी चीज आप समझे। इसको भी मैंने कर दिया। ये कंडीशन कब आ सकती है? जब एक क्रोमोसोम पर स्मॉल टी हो एंड दूसरे पर भी स्मॉल टी हो। एंड लग गया तो मल्टीप्लीकेशन हो। यहां क्या हो रहा है? पहले पर कैपिटल टी हो और दूसरे पर स्मॉल टी, एंड तो टी इंटू टी। या ऐसा हो कि पहले पे स्मॉल टी और दूसरे पे कैपिटल टी, तो ये हो गया टी इंटू टी, लेकिन बीच में तो और लगा है ना, तो यहां क्या होगा? प्लस। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसलिए मैंने इसको लिख दिया टी स्क्वायर प्लस 2tt प्लस टी स्क्वायर। तो जेनेटिक्स से भी मैच हो गया। और हार्डी वेनबर्ग साहब ने बता दिया कि यदि आपको एलिलिक फ्रीक्वेंसी किसी एक की दी गई है P की 0.6, तो Q की क्या बता सकते हैं आप? 0.4. परफेक्ट। यस और नो? अरे अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. तो ऐसी किसी पॉपुलेशन में आप मुझे हेटेरोजाइगस के नंबर बता सकते हैं प्रिया मैडम? प्रिया? अरे प्रिया, हाँ या ना तो बोलो। हाँ सर. तो बताइए ना हेटेरोजाइगस क्या होंगे? अरे गजब कर रहे हो यार। 2 इंटू पी इंटू क्यू, क्या ही कर रहे हो? ये लिखा तो क्यों समझाया मैंने हेटेरोजाइगस? अरे होमोजाइगस ये है, होमोजाइगस ये है, तो सिंपल क्या हो गया? 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, 4.48। अरे अंडरस्टूड? Yes. मतलब बच्चों ऐसे ही सवाल आने वाले हैं आपको। एक एलील की फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी, दूसरे की निकालनी पड़ेगी, हेटेरोजाइगस की दे दी जाएगी, डोमिनेंट की निकालनी पड़ेगी, रिसेसिव की निकालनी पड़ेगी। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल अकर। अरे अंडरस्टूड दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज नोट दिस। और असाइनमेंट है आपका 136 का तीनों ग्राफ और 137 का फाउंडर इफेक्ट। ये दो मुझे आप समझाएंगे। नहीं जो समझा पाया वो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। तो 136 137 की बेसिक थीम मैंने बता दी, जहां कंसेप्ट लग रहा। लॉजिकली सोचना है ग्राफ और लॉजिकली सोचना है फाउंडर इफेक्ट। सी यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। एनी डाउट टू एनीवन? Any doubt to anyone? Any doubt to anyone? अरे हाँ या ना तो बोलो। No, sir. Sir, that my question. हाँ बोलिए। Sir, I sent you on the chat. चैट में आपने मुझे कुछ क्वेश्चन भेजा था। चैट में तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा मुझे। What was the question? What was the question? Chat में मुझे question. Sir, the question was like, if we are getting fitter and fitter by the day, then can we say that at one point in future, will be the fittest and then we can be immortal or something like this? And we can't say, because arrival of the fitness is an hypothetical position, is an ideal condition which can never be achieved, because evolution is not the result, is a process. Vedant. So you can't say कि sometimes someone or some organism will be finally fit. You can't say. So there will be no immortality. Never ever it can occur. Vedant. Okay, okay, sir. Thank you. चलिए, all the best.